एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड सीए हरकिरत खुराना। आज हम जिस सेक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 44 AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 44 AD किससे रिलेटेड है? सेक्शन 44 AD इज रिलेटेड टू प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। दैट इज इनकम टैक्स में हम अपनी इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे, डीम्ड बेसिस पे प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ केसेस में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं तो उस केसेस में ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि इस सेक्शन के एलिजिबल असेसी कौन से हैं एंड एलिजिबल बिजनेस कौन से हैं। तो सेक्शन 44 AD के केस में एलिजिबल असेसीज कौन से हैं, मतलब एलिजिबल असेसीज कौन कौन इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है, कौन कौन इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकता है। तो सेक्शन 44 AD के केस में एलिजिबल असेसीज हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, HUFs एंड पार्टनरशिप फर्म्स बट एक्सक्लूडिंग LLPs। एंड और कौन से एलिजिबल असेसीज हैं? जिन्होंने सेक्शन 10A, सेक्शन 10AA, सेक्शन 10B एंड सेक्शन 10BA की डिडक्शंस क्लेम नहीं की हैं एंड चैप्टर 6A की पार्ट C में जो इनकम बेस्ड डिडक्शंस होती हैं वो भी क्लेम नहीं की हैं। तो बेसिकली सेक्शन 44 AD के लिए एलिजिबल असेसीज कौन कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, HUFs, पार्टनरशिप फर्म्स एक्सक्लूडिंग LLPs एंड जिन्होंने सेक्शन 10A, सेक्शन 10AA, सेक्शन 10B, सेक्शन 10BA की डिडक्शंस क्लेम नहीं की हैं एंड चैप्टर 6A की पार्ट C की इनकम बेस्ड डिडक्शंस भी क्लेम नहीं की है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 44 AD के लिए एलिजिबल बिजनेस कौन से हैं। तो सेक्शन 44 के लिए एलिजिबल बिजनेस में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं एक्ट में, दैट इज जो सेक्शन 44 AD को अडॉप्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो सेक्शन 44 AE का बिजनेस, दैट इज वो हम आगे पढ़ेंगे प्रिजम्पटिव, वो एक सेक्शन अलग है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। तो सेक्शन 44 AE वाले अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं सेक्शन 44 AD को। एंड नेक्स्ट है सिर्फ वही बिजनेसेस सेक्शन 44 AD का बेनिफिट उठा सकते हैं, सिर्फ वही बिजनेसेस, दैट इज सेक्शन 44 AD सिर्फ बिजनेसेस पे अप्लाई होता है, नॉट ऑन प्रोफेशन। तो सेक्शन 44 AD के केस में सिर्फ वही बिजनेसेस इसका बेनिफिट ले सकते हैं जिसकी टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अप टू 2 करोड़ से, दैट इज जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर गई वो बिजनेस सेक्शन 44 AD का बेनिफिट नहीं ले सकता। सिर्फ वही बिजनेस सेक्शन 44 AD का बेनिफिट ले सकते हैं जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अप टू 2 करोड़। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि सेक्शन 44 AD कहता क्या है। तो सेक्शन 44 AD ये कहता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, हमने एलिजिबल बिजनेस की भी डिस्कशन कर लिया, एलिजिबल असेसीज की भी डिस्कशन कर ली कि एलिजिबल असेसीज जो एलिजिबल बिजनेसेस कैरी आउट करते हैं वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे, मतलब डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिक्लेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर। अब डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स का मतलब क्या है? डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स का मतलब जो भी टोटल रिसीट्स हैं, ग्रॉस रिसीट्स हैं, जो भी टोटल सेल्स हैं, टर्नओवर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसका 8%, दैट इज जो एलिजिबल असेसीज हैं एंड एलिजिबल बिजनेसेस हैं उनको ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर जो भी ग्रॉस रिसीट्स आई हैं या जो भी टर्नओवर है वो उसका 8%, मतलब मिनिमम 8% उनको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी ही पड़ेगी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिक्लेयर करने ही पड़ेंगे। तो मिनिमम 8% वो अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स में। पर अगर उनकी उससे ज़्यादा इनकम है तो वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पर मिनिमम 8% उनको करनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि सेक्शन 44 AD का बेनिफिट एलिजिबल असेसी ले सकते हैं, एलिजिबल बिजनेस ले सकते हैं, और सेक्शन 44 AD में जो डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं, जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं वो आप डिक्लेयर कर सकते हो, और वो कितने होने चाहिए? 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर या 8% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स। अब ये जो परसेंटेज है 8%, ये रिप्लेस हो जाएगी विद 6% इन दी फॉलोइंग केसेस, दैट इज जहाँ पे हमें 8% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स इनकम डिक्लेयर करनी थी वहाँ पे वो 8% का 6% रिप्लेस हो जाएगा। किन केसेस में? उन केसेस में जहाँ पे जो ग्रॉस रिसीट्स हैं या जो सेल्स, जो हमारी टर्नओवर है वो हमको रिसीव हुई है ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर या बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। आई एम रिपीटिंग अगेन, दैट इज
जो ये 8% है ये रिप्लेस हो जाएगा 6% से। किन केसेस में? उन कंडीशंस में जहाँ पे जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो रिसीव हुई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। किस मोड में? थ्रू द मोड ऑफ अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या ECS दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो इन केसेस में जो 8% है वो रिप्लेस हो जाएगा विद 6%। हमारी वीडियो के स्टार्ट में हमने एक डिस्कशन किया था कि एलिजिबल बिजनेसेस कौन से हैं जो सेक्शन 44 AD का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, और इसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जिस बिजनेस की टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अप टू 2 करोड़ है, सिर्फ वही बिजनेस सेक्शन 44 AD का बेनिफिट अवेल कर सकता है। पर ये लिमिट 2 करोड़ से इंक्रीज होके 3 करोड़ तक आ जाएगी अगर हम कुछ कंडीशंस को मीट करते हैं। दैट इज वो बिजनेसेस जिनकी टर्नओवर अप टू 3 करोड़ है वो भी 44 AD का बेनिफिट ले पाएंगे अगर वो ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस ये हैं कि कैश रिसीट्स जो हैं वो अप टू 5% है ऑफ द टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दैट इज अगर जो कैश रिसीट्स हैं वो सिर्फ अप टू 5% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ऑफ द टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स, तो जो टर्नओवर की थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो 2 करोड़ से इंक्रीज होके 3 करोड़ तक आ जाएगी। नाउ कैश रिसीट्स को हम तब रिसीट्स को ये मानेंगे कि वो कैश रिसीट्स हैं अगर वो किसी ऐसे मोड से हो रही है अदर देन अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट। दैट इज अगर अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से हो रही है तो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैश रिसीट्स, पर अगर वो बेरर चेक से भी हो रही है फॉर एग्जाम्पल तो उसको भी कैश रिसीट्स माना जाएगा एंड उसको भी 5% की जो कंडीशन है उसको चेक करने के लिए इंक्लूड किया जाएगा उसको। Now while calculating the deemed profits and gains under section 44 AD हम ये एज्यूम करते हैं, ये एक्ट बोलता है कि आप ये मान के चलिए कि जो सेक्शन 30 to 38 की डिडक्शंस हैं वो आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। मतलब जितने भी आपकी ग्रॉस रिसीट्स हैं उसका अगर आप 8 या 6% जितना भी एज पर योर कंडीशन 8% या 6% आप लेते हैं एज डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स, उसमें से दोबारा आप कोई खर्चा या एक्सपेंस लेस नहीं कर सकते। ये मान लिया जाएगा, इट इज डीम्ड कि जितने भी सेक्शन 30 to 38 के एक्सपेंसेस हैं, बेसिकली सेक्शन 30 to 38 क्या है? जो सेक्शन 30 to 38 है वो डील करता है विद डिडक्शंस, जो हमें डिडक्शंस मिलती हैं फॉर कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि सेक्शन 30 to 38 की सारी डिडक्शंस आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो और उस डीम्ड इनकम में से दोबारा कोई खर्चा या दोबारा कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 30 to 38 में एक सेक्शन 32 आता है। सेक्शन 32 किससे रिलेटेड है? सेक्शन 32 रिलेटेड है डेप्रिसिएशन से। अब हम वैसे तो एज्यूम करते हैं ये डीम्ड इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप ये मान के चलो कि जो भी आपके डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं उसमें से सेक्शन 30 to 38 के खर्चे लेस हो चुके हैं। अब सेक्शन 32 जो डेप्रिसिएशन है, तो आप ये भी मान के चलोगे कि जो डेप्रिसिएशन है वो आप ऑलरेडी लेस कर चुके हो अपने प्रॉफिट्स में से एंड दोबारा आपको खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। पर व्हाट अबाउट द WDV मीन्स व्हाट अबाउट द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स, उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्नीचर एंड फिटिंग्स हैं जिसकी वैल्यू 5 लाख है। अब फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे आप हर साल 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इन नॉर्मल केस, अगर आपने 44 AD नहीं लिया होता। पर अगर आप 44 AD अब आप ले रहे हो तो आप अपने प्रॉफिट में से वो 50,000 का खर्चा तो लेस नहीं करोगे। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो 5 लाख का 10% 50,000 का खर्चा आप अपने प्रॉफिट्स एंड डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स में से लेस नहीं करोगे, बिकॉज ये मान लिया गया है, इट इज डीम्ड कि वो खर्चा ऑलरेडी लेस हो चुका है। सो व्हाट अबाउट द WDV, व्हाट अबाउट द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो आप अपनी बैलेंस शीट में शो करोगे? तो ये मान लिया जाएगा कि एसेट में हर साल डेप्रिसिएशन लेस हो रही है। मतलब चाहे हम प्रॉफिट्स एंड गेन्स में से लेस नहीं कर रहे, पर एसेट्स में हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लेस होगी और ऐसा माना जाएगा कि हम नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट ईयर 5 लाख का 10% 50,000 लेस होगा, 4 लाख 50 WDV होगी।
फिर 4,50,000 पे 10% 45,000 डेप्रिसिएशन होगी एंड सो ऑन, ऐसे WDV हर साल कैलकुलेट होती जाएगी। इन 3 केसेस में सेक्शन 44AD अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले जो 44AA सबसेक्शन 1 में स्पेसिफाइड प्रोफेशंस हैं वो सेक्शन 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो पर्सन इनकम अर्न कर रहे हैं बाय वे ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज, वो भी 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकते। एंड जो एजेंसी बिजनेस में इन्वॉल्व है वो भी 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकते।